चालू के। हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। अनु जी, आप वो अपना कर्म प्रगति वाला सॉन्ग प्ले कर दीजिए। लगा लो पर्दा और कल सफाई करेगा ना, ये इधर का पूरा पहुंचना, इसको भी पहुंचना, पूरा सामान उठा के पहुंचना। इतना मिट्टी आया हुआ है इधर में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र। लाइन यहाँ पर, तो जय प्लीज जिनेन्द्र। पर शेयर कर दीजिए आप। एकता जी, अनु जी, जो भी है, हमारा टर्न टू वाला पेपर शेयर कर दीजिए आप। हाँ? हेलो हेलो हेलो। हेलो। क्या कर रही हो? पेपर चालू है। जो 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 दूध पीना है? हाँ। अच्छा, दूध पिला के लाती हूँ। आज एक बार इसको दूध पिला के दे दे। हाँ। तो तू डिसाइड कर ले सॉफ्ट साथ में। चल ठीक है, भले तू इधर बैठ जा ना। नहीं नहीं ठीक है, तो बस चैनल सॉन्ग गुंजन उनको डिसाइड करने देना एक बार पहले, क्योंकि देवा लाइन वाली वाली बात अच्छा था, जो भी सबसे स्लो में डायरेक्ट कर रहे हैं सब में। ले ये ले ले।
चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। पहला प्रश्न है हमारा, तीर्थंकर की सत्ता वाला जीव कितने गुण स्थानों का स्पर्श नहीं कर सकता है? क्या लिखा आप लोगों ने आंसर? 4 गुणस्थान। 4 4 गुण स्थान। 2 कौन कौन से 4? 3 और 2, 3 और 2 दोनों। बस 2 गुण स्थानों का ही स्पर्श नहीं कर सकता है तीर्थंकर की सत्ता वाला जीव, बाकी सारे गुण स्थानों का स्पर्श कर सकता है। तो हमारा इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2। और सेकंड प्रश्न है, 13वें नंबर का परिचय है। नहीं, 2 3 दोनों लिख दें, 2 और 3 दोनों लिख दें तो देखिए 2 और प्रश्न 3 एक बार प्रश्न ध्यान से पढ़िए आप। प्रश्न है हमारा, तीर्थंकर गलत की हो गया। सत्ता वाला जीव कितने गुण स्थानों का स्पर्श नहीं कर सकता है? तो पहला, तो दूसरा, इसमें तीसरा दो गुण कर दो सकते कौन हैं। से गुण स्थान होंगे इसमें? दूसरा तीसरा। तीसरा और तीसरा। नहीं, अगर 2 और 3 दोनों लिख दें तो नहीं, वो 3 तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा ना। कितने गुण स्थान पूछे, कौन कौन से गुण स्थान नहीं पूछे ना। तो 2 दूसरा प्रश्न है हमारा, 13वें नंबर का परिचय है, तो वो है हमारा वध परिचय। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुण स्थान अमर नहीं है? 14 चौथा गुण स्थान अमर नहीं होता है। 3 और 13 तो अमर होते हैं। एक सबको म्यूट करिए ना, आवाज ही नहीं गूंज रही है, फिर आवाज आंसर मालूम नहीं पड़ता। जो भी इसको होस्ट कर रहा है प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए आप। अगर किसी को जरूरत लगी तो आप से प्रश्न पूछा जाएगा, देन आप वापस मुझे आंसर के लिए खाली एक जना ही अनम्यूट होके बोलते हैं, सभी म्यूट हो जाइएगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, सामायिक, संयम आदि 5 प्रकार के संयमों में से किसी संयम से युक्त आत्मा को क्या कहते हैं? चारित्र। उस आत्मा को कहते हैं चारित्र। चारित्र। हाँ, संयम सामायिक, संयम आदि 5 प्रकार के संयम में से किसी, तो हो गई चारित्र आत्मा। फिर एकेंद्रीय जीवों के अबंध योग्य प्रकृतियां कितनी होती है? ऐसी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं जो एकेंद्रीय का जीव नहीं बांध सकता है? 11 14 14 11 प्रकृतियां। 14 भी तो नहीं बांधते ना केंद्रीय। जी 14 भी तो होता है ना, तेयु वायु वाये। देखिए 14 हमारा ऐसा होता है कि किन किन प्रकृतियों की उद्वलना एकेंद्रीय जीव कर सकता है, तो वो होती है 14। और कौन कौन सी का बंद नहीं कर सकता है, तो बंद नहीं कर सकता है उसके अंदर हमारा आ जाएगा, नरक द्विक का बंद नहीं होता है, देव द्विक का बंद नहीं होता है, चतुष्क वैक्री द्विक का बंद में द्विक आएगा। इसमें यह 4 ही ली हुई है। वैक्री चौक का बंद नहीं करता है, तीर्थंकर का बंद नहीं करता है, आहारक द्विक का बंद नहीं करता है, और नरक आयु और देव आयु का बंद नहीं करता है। ये वैक्री द्विक ही आएगा, नरक द्विक, देव द्विक, वैक्री द्विक, तीर्थंकर, आहारक द्विक, नरक आयु और देव आयु। इन प्रकृतियों के अलावा सारी प्रकृतियों को एकेंद्रीय का जीव बांध सकता है, तो इसका आंसर 11 है। प्रश्न नंबर 6 है, पहले का छठा, स्वानुदय बंधनी प्रकृतियों में नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां होती है? 5। तो स्वानुदय में 5 प्रकृतियां होती है। 7वां है, छद्मस्थ जीवों की कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय
नियमा होता है। मतलब ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं, ये जो हमने नीचे लिखी है, जिसमें छद्मस्त जीवों के नियमा उनका उदय रहेगा, तो उसका आंसर है अंतराय की 5। अंतराय की 5 हर छद्मस्त जीव को उदय में रहती है। औदारिक द्विक हमारा देवता में नहीं हो सकता है। निंद्रा पंचक हमेशा नींद किसी को आएगी नहीं, तो वो हमेशा उदय में नहीं रहेगी। और संतुलन लोप भी हर जीव को, हर छद्मस्त जीव को उदय में नहीं रहेगी, क्योंकि एक समय पे एक ही कषाय का उदय होता है। इसलिए इसका आंसर हमारा अंतराय 5 है। अगला प्रश्न है हमारा, समकित वेदनी की सत्ता की नियमा कौन कौन से गुण स्थान में होती है? दूसरा, तीसरा दूसरा और तीसरा, और तीसरा। इन दोनों गुण स्थान में नियमा से समकित वेदनी की सत्ता रहती है। फिर नवा है हमारा, 8वें गुण स्थान में कौन सी प्रकृतियों की सत्ता नहीं होती है? तो आप सबको पता ही है, अनंतानुबंधी चतुष्ट जी। 10वां है, मिथ्या दृष्टि जीव में मोहनी कर्म की कितनी प्रकृतियों की उद्वलना हो सकती है? तो मोहनी कर्म की दो। कौन कौन सी? समकित वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। इन दोनों की उद्वलना मिथ्या दृष्टि जीव कर सकता है। अब सही जोड़ी बनाइए। पहला है हुंड संस्थान। हुंड संस्थान, इसका आंसर क्या रहेगा? 14वें गुण स्थान पर। हाँ, इसकी जो सत्ता है हमारी, वो 14वें गुण स्थान तक भी होती है। शाश्वत गुण स्थानों की संख्या 6। शाश्वत होते हैं 6। जगन्य एक समय की स्थिति वाले गुण स्थानों की संख्या 7। 7। ये क्लियर है ना? यहाँ कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे ये क्लियर ही थे प्रश्न, इसलिए इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। चौथा है हास्य। 8वां गुण स्थान। हिंदुस्तान में जीव विपाटनी नहीं हो सकता है क्या? हिंदुस्तान में जी बारह बेटो। हिंद संस्थान में जीव विपाटनी नहीं हो सकता है? जीव विपाटनी हिंदुस्तान पहला कुंड संस्थान में हम कह रहे हैं कि जीव विपाक नहीं। तो हमारा फिर आंटी एक बार अगला, रिपीट करिए ना। ठीक है, एक बार वापस से बोल देती हूँ मैं। मतलब दोनों चीज जो मैचिंग कर रहे हैं ना, वो दोनों वर्ड बोल दीजिए, वो कंफ्यूजन हो रहा है। दीदी आवाज भी थोड़ी कम आ रही है। एक बार आप एक बार है ना, सभी से निवेदन है, एक बार के लिए आप सब म्यूट हो जाइएगा। संभावना हो सकती है कि मेरी आवाज क्लियर आप लोगों तक पहुंचे। हम वापस से कर रहे हैं कि हुंड संस्थान है, उसका आएगा सी, मतलब 14वां गुण स्थान। उसके बाद आएगा शाश्वत गुण स्थानों की संख्या, तो वो आएगा डी, 6 होते हैं। जगन्य एक समय की स्थिति वाले गुण स्थानों की संख्या, तो उसका आंसर है एफ, 7, जिनकी स्थिति एक समय की होती है। चौथा है हास्य। हास्य का आंसर आएगा एच। एच का मतलब 8वां गुण स्थान तक हास्य का उदय भी है और हास्य का बंध भी है। फिर है 5वां 14वां गुण स्थान, तो इसका आंसर आएगा जी। 14वें गुण स्थान में अयोगी हो जाता है जीव, या अयोग होता है, योग खत्म हो जाते हैं। छठा है विहायोगति। विहायोगति का आंसर आएगा हमारा जे। जी विहायोगति का आंसर आएगा आई, क्षमा याचना, जे नहीं, आई। आई का मतलब हुआ हमारा जो जीव विपाक नहीं है। फिर हमारा मोहनी कर्म के परिचय, तो मोहनी कर्म के परिचय 7वें का आंसर आएगा हमारा ई, 8 होते हैं। फिर ध्रुव, ध्रुव का मतलब क्या होता है? सर्वकाल स्थायी, मतलब ए आंसर है इसका। 9वां है असंप्राप्त उदय। असंप्राप्त उदय, इसका आंसर हमारा 9वें का आएगा जे। जो उदीर्णाकरण होता है वो असंप्राप्त उदय का एक उदाहरण है। और 10वां है हमारा अंतर्मुहूर्त। तो 5वें गुण स्थान का जो काल होता है वो हमारा अंतर्मुहूर्त होता है। इसका सीक्वेंस हमारा सी, डी,
FHGIEAJB। अब अगला प्रश्न है हमारा, राइट और रॉन्ग लिखना है, हाँ या नहीं। कृष्ण पाक्षिक जीव नियमा मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि कृष्ण पाक्षिक जीव हमेशा नियमा ही मिथ्या दृष्टि होते हैं। नैरिक एवं देवता अपर्याप्त अवस्था में नियमा असन्नी होते हैं, ये गलत है, क्योंकि कुछ ही नैरिक, मतलब पहली पृथ्वी का नैरिक कह दीजिए या भवनपति वानवेंतर, वो ही कुछ समय के लिए अपर्याप्त अवस्था में असन्नी होंगे, वो भी सब नहीं। बाकी सारे देवता और नारकी के जीव सन्नी होते हैं, तो ये रॉन्ग हुआ। 13वें गुण स्थान में मन योग से पहले वचन योग का निरोध होता है, ये भी आंसर रॉन्ग है, क्योंकि पहले वचन योग का निरोध होता है, उसके बाद मन योग का निरोध होता है। जीव कोई भी श्रेणी 2 बार नहीं चढ़ सकता है, ये भी रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि उपशम श्रेणी एक मुंह में 2 बार होती है। अगला प्रश्न है, नरक गति एवं देव गति के जीवों के गुण स्थान समान होते हैं, तो राइट है, नरक में भी पहले से लेके चौथा गुण स्थान होता है और देवता में भी पहले से लेकर के चौथा गुण स्थान होता है। छठा है, 7वें गुण स्थान की अपेक्षा छठे गुण स्थान में जीव ज्यादा होते हैं, तो ये भी राइट है, क्योंकि प्रमत्त जीवों की संख्या ज्यादा है प्रमत्त संयत की, और अप्रमत्त संयत की संख्या कम है, तो छठे की अपेक्षा 7वें में कम होंगे जीव, या 7वें से छठे में कम हो ज्यादा होंगे। जीव उदय आवलिका में प्रविष्ट कर्म प्रदेशों की उद्दीर्णा करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जीव उदय समय में प्रविष्ट कर्म प्रदेशों की उद्दीर्णा करता है। उदय आवलिका के सारे कर्म प्रदेशों की उद्दीर्णा नहीं होती है, जो उदय समय में प्रवेश हुए हैं उनकी उद्दीर्णा होती है। कुछ प्रश्न है क्या आपका, तो आप पूछ सकते हैं। या आप अपना म्यूट कर लीजिए, अगर प्रश्न नहीं है तो आगे चलते हैं हम। दूसरे गुण स्थान में देवानुपूर्वी का उदय संभव है, तो राइट है, देवानुपूर्वी का उदय दूसरे गुण स्थान में हो सकता है, सिर्फ नरकानुपूर्वी का उदय दूसरे गुण स्थान में नहीं होता है। 12वें गुण स्थान में नियमा छन्नु प्रकृतियों की सत्ता रहती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 12वें गुण स्थान में नियमा 94 प्रकृतियों की सत्ता है। नियम का मतलब ऐसा होगा कि जो हमेशा रहेगी, तो निद्रा द्विचरम तक है, चरम जी। अच्छा आप है तो वापस रिपीट हो गया आंसर होते हैं। संदीप भैया, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप। दीदी सभी को म्यूट करने के लिए बोल दीजिए ना, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा। देखिए, सबसे निवेदन है एक बार, या होस्ट जो भी हैं, प्लीज सबको एक बार म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। अगर कोई प्रश्न है तो आप प्लीज हैंड रेस कीजिएगा और देन आप प्रश्न पूछ लीजिएगा, नहीं तो प्लीज म्यूट हो जाइए आप सब। हमारा प्रश्न नंबर 3 का 9वां है, 12 गुण स्थान में नियमा 96 प्रकृतियों की सत्ता रहती है, तो रॉन्ग है, नियमा 94 प्रकृतियों की सत्ता होती है। 10वां है, नरक द्विक एवं वैक्री चौकी युगपत उद्वलना मनुष्य भी करता है, तो ये गलत है, क्योंकि नरक द्विक और वैक्री चौकी युगपत उद्वलना सिर्फ एकेंद्री के जीव ही करते हैं, इसके अलावा इनकी उद्वलना कोई भी नहीं करता है। प्रश्न नंबर 4, असंगत हटाइए एवं कारण बताइए। हमारा पेज चेंज कर दीजिए स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 4, पहला है 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान और 12वां गुण स्थान। तो 8, 9, 10 ये तीनों गुण स्थान उपशम श्रेणी में भी होते हैं
लेकिन 12वां गुण स्थान उपशम श्रेणी में नहीं होता है। जो जीव शपथ श्रेणी आरोहण करता है उन्हीं जीवों को 12वें गुण स्थान की प्राप्ति होती है। अब इसका कारण आप ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि 8, 9, 10 गुण स्थान तक हमारे कषाय का उदय है और 12वें गुण स्थान में कषाय का उदय नहीं होता। दूसरा है चौथा गुण स्थान, 5वां गुण स्थान, 8वां गुण स्थान और 7वां गुण स्थान। तो चौथा, 5वां और छठा ये तीनों ही प्रमत्त गुण स्थान है। इन तीनों में प्रमाद होता है, 7वें गुण स्थान में प्रमाद नहीं होता है। फिर तीसरा है चर्या परिसर, उष्ण परिसर, अलाप परिसर और तृण परिसर। तो जो अलाप परिचय है वो अंतराय कर्म का है, बाकी ये तीनों अंतराय के नहीं है। ये चौथा है 8 प्रकृति, 7 प्रकृति, 4 प्रकृति और 2 प्रकृति। तो 8 प्रकृति का एक साथ मूल कर्मों का बंध होता है, 7 प्रकृतियों का एक साथ बंध होता है, 4 का एक साथ बंध, 8 का एक साथ उदय होता है, 7 का एक साथ उदय होता है, 4 का एक साथ उदय होता है, लेकिन 2 का बंद नहीं होता है या 2 का उदय हो ऐसा कहीं पे भी नहीं है। फिर 5वां है हमारा गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण, स्त्रीभुक संक्रमण और विद्या संक्रमण। तो स्त्रीभुक संक्रमण हमारे किसी भी संक्रमण का भेद नहीं है, ये एक प्रदेश उदय का टाइप है, बाकी तीनों संक्रमण होते हैं। प्रश्न नंबर 5 अंकों में उत्तर दीजिए। 5वें गुण स्थान में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? तो वो है 89। 8वें गुण स्थान में बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? तो उसका आंसर है 58। चौथे गुण स्थान में नियमा सत्ता योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? तो उसका आंसर है 132, 132। चौथा है छठे गुण स्थान में बंध विच्छेद योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? तो उसका आंसर है 6। पांचवा है 13वें गुण स्थान में सत्ता विच्छेद योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? तो इसका आंसर है 0, एक भी नहीं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6 8वें गुण स्थान में 9 प्रकृतियों की सत्ता की भजना है। जो हमारा 8वां गुण स्थान है उसमें 9 प्रकृतियों की सत्ता की भजना है। अब 9 प्रकृतियां कौन सी है? तो सबसे पहले हमारा तीर्थंकर हो सकती है, आरक चौक हो सकता है, देव आयु हो सकता है और दर्शन त्रिक हो सकता है। तो ये 9 प्रकृतियां हैं जिनकी सत्ता की भजना 8वें गुण स्थान में होती है। दूसरा है जीव बुद्धिमान एवं अबुद्धिमान दोनों प्रकार की कर्म प्रकृतियों का संक्रमण करता है। संक्रमण बुद्धिमान प्रकृतियों का भी होता है और अबुद्धिमान का भी होता है। तीसरा है 4th गुण स्थान का उत्कृष्ट काल 33 सागरोपम झाजेरी होता है। चौथे गुण स्थान का जो उत्कृष्ट काल है वो 33 सागरोपम झाजेरी है। चौथा है आहार संबंधी चर्चा करना। तो हम जो भक्त कथा बोलते हैं वो आहार संबंधी चर्चा करने के अंतर्गत आती है। राजकथा, देश कथा, भक्त कथा और पुरुष कथा या स्त्री कथा। तो भक्त कथा आहार संबंधी चर्चा। 5वें गुण स्थान का जघन्य अंतर। 5वें गुण स्थान का जघन्य अंतर है अंतर मुहूर्त का। कोई भी जीव 5वें गुण स्थान को अंतर मुहूर्त में पुनः प्राप्त कर सकता है। प्रश्न नंबर 7 ऐसे कौन कौन से गुण स्थान हैं जिनकी आगति और गति की संख्या एक समान है? तो पहला गुण स्थान जिसमें 5 की आगति है और 5 की ही गति है। 12वां गुण स्थान जिसमें 1 की आगति है और 1 की गति है। 13वां गुण स्थान इसमें भी 1 की आगति है और 1 की गति है। और एक अपेक्षा अगर कोई 14वां लिखता है कि 13वें से आयक्य और मोक्ष या सिद्धि गति को जाएगा तो
1, 12, 13 और 14 ये सारे गुण स्थान है जिनकी आगति और गति की संख्या 1 है, मतलब समान है। शुक्ल पाक्षिक जीवों के कौन कौन से गुण स्थान हो सकते हैं? तो शुक्ल पाक्षिक जीवों के 1 से लेके 14 सभी गुण स्थान हो सकते हैं। तीसरा है 10वें गुण स्थान में उपयोग की अपेक्षा कितने दर्शन होते हैं? तो 10वें गुण स्थान में किसी भी जीव को उपयोग में दर्शन उपयोग नहीं होता है, तो इसका आंसर 0 रहेगा। चौथा है संजुलन क्रोध के क्षयोक्षम का निमित्त कौन कौन से गुण स्थान में होता है? तो 5वां गुण स्थान, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां इन सारे गुण स्थानों में संजुलन क्रोध के क्षयोक्षम का निमित्त रहता है। 5वां प्रश्न है औपशमिक समकित जीव के 11वें गुण स्थान में कौन कौन से भाव होते हैं? तो अगर कोई औपशमिक समकिती जीव है तो उसके 11वें गुण स्थान में 4 भाव होंगे, औदायिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक और परिणामिक। उस जीव के कभी भी क्षयिक भाव नहीं रहेगा क्योंकि उसको औपशम समकित प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 6ठा कृष्ण पाक्षिक जीव जगन्य कितने समय में मोक्ष जा सकते हैं? इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं कि क्या लिखा आप लोगों ने कि कृष्ण पाक्षिक जीव कितने समय में मोक्ष जा सकता है? कोई भी कृष्ण पाक्षिक जीव मोक्ष नहीं जा सकता। जाएगा ही नहीं, वो तो पाक्षिक होगा तो जाएगा। और कोई बोलेंगे? मैं बोलूं, अर्धपुद्गल परावर्तन से एक समय अधिक लिखा है मैंने। बिल्कुल राइट है। देखिए हमने ऐसा बोला था कि कृष्ण पाक्षिक जीव जगन्य कितने समय में मोक्ष जा सकता है, तो अगर आप बोलते हैं कि कृष्ण पाक्षिक जीव मोक्ष नहीं जा सकता, ये हम सबको पता है, लेकिन कृष्ण पाक्षिक होने के बाद भी उसको कम से कम कितना समय लगेगा? तो देशोनर्धपुद्गल उसका शुक्ल पाक्षिक बना और जस्ट अभी वो कृष्ण पाक्षिक से शुक्ल पाक्षिक होगा, तो एक समय अधिक। तो इसका आंसर आएगा एक समय अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन, उसमें कृष्ण पाक्षिक जीव मोक्ष जा सकता है। अगर ऐसा लिखें कि जघन्य अर्धपुद्गल परावर्तन काल से अधिक तथा शुक्ल पाक्षिक वाले सूक्ष्म पाक्षिक बनने से जल्दी ही मोक्ष प्राप्त करता है। जघन्य अर्धपुद्गल परावर्तन काल से अधिक तथा शुक्ल पाक्षिक बनने से जल्दी ही। आपके भाव में को आ रहे हैं समझ में, लेकिन हमारा एग्जैक्ट आंसर अगर आपको करना है तो सबसे सही आंसर ये रहेगा कि अर्धपुद्गल परावर्तन से एक समय अधिक, क्योंकि जस्ट अभी वो कृष्ण पाक्षिक है, अगले समय पे शुक्ल पाक्षिक बनेगा और उसके पूरे अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक उसको शुक्ल पाक्षिक बनने में रहना है, उसके बाद ही जीव मोक्ष जा सकता है। तो कृष्ण पाक्षिक का जो हमारा जघन्य काल रहेगा वो एक समय अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन कर रहे हैं। एक समय लिखना जरूरी है, खाली अधिक लिख दिया तो गलत होगा। देखिए ठीक है, एक बार भाव रखते हैं, हमारे जो भी एग्जाम जो भी चेक करेंगे पेपर, लेकिन संभावना पूरा एक समय अधिक ही आएगा, क्योंकि अधिक में कितना अधिक ना, अधिक तो बहुत सारा कुछ हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर लिखना है तो एक समय को ही हमको प्लस करना रहेगा। प्रश्न नंबर 7 असन्नी जीवों के गुण स्थान कौन कौन से हो सकते हैं, उनके नाम एवं उनकी स्थिति बताइए। तो जो असन्नी जीव होते हैं उनमें सिर्फ 2 गुण स्थान हो सकते हैं। पहला मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान के 3 द्वंद्व है। सबसे पहला अनादि अपर्यवसित, उसके बाद है अनादि सपर्यवसित और तीसरा है सादि सपर्यवसित। जो सादि सपर्यवसित है उसका आंसर है हमारा जगन्य अंतर्मार्ग और उत्कृष्ट देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन का। फिर दूसरा गुण स्थान जो है सासादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान, इसका जघन्य काल है 1 समय और उत्कृष्ट काल है 6 अवधि का। प्रश्न नंबर 8 ध्रुव बंधनी प्रकृतियों में नामकरण की प्रकृतियों के नाम बताइए। तो तेजस, कार्बन, वर्णचौक, निर्माण,
अगुरु लघु और उपघात, ये 9 प्रकृतियां ऐसी है जो ध्रुव बंधनी भी हैं और नामकर्म की प्रकृतियां भी हैं। प्रश्न नंबर 9, सम्यक व्यवच्छिन्नमान बंधोदया प्रकृतियों की परिभाषा बताइए एवं इनमें नामकर्म की कौन कौन सी प्रकृतियां होती हैं। तो सम्यक व्यवच्छिन्नमान का मतलब होता है कि जो एक ही समय पर बंध विच्छेद और उदय विच्छेद होते हैं, वो होती है सम्यक। तो इसमें नामकर्म की कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, तो इसके अंदर नामकर्म की 5 प्रकृतियां आती है, सूक्ष्म त्रिक, आतप और मनुष्यानुकर्म। प्रश्न नंबर 10, ऐसी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं जिनका उदय सिर्फ एक ही गुण स्थान में होता है। तो मिथ्यात्वेदनी, जो सिर्फ पहले गुण स्थान में ही जिसका उदय होता है, सूक्ष्म त्रिक, इसका उदय भी सिर्फ पहले गुण स्थान में होता है, आतप, इसका उदय भी सिर्फ पहले गुण स्थान में होता है, और सम्यक मिथ्यात्वेदनी, जिसका उदय सिर्फ तीसरे गुण स्थान में होता है। तो ये हमारी 6 प्रकृतियां ऐसी है जिनका उदय सिर्फ एक ही गुण स्थान में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रकृतियों का बंध विच्छेद, उदय विच्छेद, सत्ता विच्छेद कौन से गुण स्थान में होता है बताइए। दूस्वर, दूस्वर का बंध विच्छेद आएगा दूसरे गुण स्थान में, दूस्वर का उदय विच्छेद होता है 13वें गुण स्थान में, और दूस्वर का सत्ता विच्छेद होता है 14वें गुण स्थान के द्विचरम समय में। उद्योत, उद्योत का बंध विच्छेद होता है दूसरे गुण स्थान में, उदय विच्छेद होता है 7वें गुण स्थान में, सत्ता विच्छेद होता है अगर जीव शपक श्रेणी का आरोहण कर रहा है तो 9वें गुण स्थान में, और उपशम श्रेणी की अपेक्षा ये 11वें गुण स्थान पर है। स्थिर, स्थिर का बंध विच्छेद होता है हमारा 8वें गुण स्थान में, उदय विच्छेद होता है 13वें गुण स्थान में, और सत्ता विच्छेद होता है 14 के द्विचरम समय में। चौथा है असातवेदनी, असातवेदनी का बंध विच्छेद 6ठे गुण स्थान में, उदय विच्छेद 14वें गुण स्थान में, और सत्ता विच्छेद भी 14वें गुण स्थान में। उपघात, उपघात का बंध विच्छेद 8वें गुण स्थान में, उदय विच्छेद 13वें गुण स्थान में, और सत्ता विच्छेद होता है 14 के द्विचरम समय में। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस प्रश्न के आंसर में? हाँ, मुझे सेकंड वाले का बंद और उदय बता दीजिए। उद्योत का बंध विच्छेद दूसरे गुण स्थान में, और उदय विच्छेद होता है इसका 7वें गुण स्थान में। क्लियर है? अब हमारा प्रश्न, सत्ता विच्छेद में अगर द्विचरम समय नहीं लिखे, खाली 14वां गुण स्थान लिख दे तो गलत होगा। सत्ता विच्छेद, देखिए सत्ता विच्छेद में हमारे पास बहुत बड़ा एक नंबर आता है जो द्विचरम समय में जाता है, और मात्र 13 ही प्रकृतियां ऐसी है जो हमारी चरम समय में जाती है। तो अगर आप आंसर क्लियर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डाउट वाली बात रहेगी। 14वें गुण स्थान में भी हमारे 2 पार्ट है, जो हमारी उदय वाली प्रकृतियां हैं और एक सत्ता वाली प्रकृतियां हैं। तो उदय वाली जो प्रकृतियां वो ही हमारे चरम समय तक है, बाकी प्रकृतियां द्विचरम समय में पर रूप हो जाएगी, मतलब उनका स्थिवक संक्रमण हो जाएगी। तो उसको एक बार क्लियर करके लिखेंगे तो ज्यादा आंसर राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 9, एक बार आंटी वापस बोलेंगे क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कौन से वाला? ये प्रश्न दूसरा से एक बार रिपीट कर दीजिए, बस मैं चेक करना चाह रही हूँ। ठीक है, अब वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं। दूस्वर का बंध विच्छेद दूसरे गुण स्थान में, उदय विच्छेद 13वें गुण स्थान में, सत्ता विच्छेद 14वें गुण स्थान के द्विचरम समय में। उद्योत का बंध विच्छेद दूसरे गुण स्थान में, उदय विच्छेद 7वें गुण स्थान में, और सत्ता विच्छेद अगर कोई जीव शपक की अपेक्षा है तो 9वें गुण स्थान में, और कोई उपशम की अपेक्षा है तो 11वें गुण स्थान तक। स्थिर का बंध विच्छेद होता है 8वें गुण स्थान में, उदय विच्छेद है 13वें गुण स्थान में,
और सत्ता विच्छेद है 14 के द्विचरम समय में। स्थिर में भी अगर आप ऐसा लिखेंगे कि 8वें गुणस्थान के बहुसंख्यतम भाग में इसका बंध विच्छेद होता है तो वो और ज्यादा क्लियर और स्पेसिफाई होगा आपका। चौथा है असातवेदनी। असातवेदनी का बंध विच्छेद 6ठे गुणस्थान में, उदय विच्छेद 14वें गुणस्थान में और सत्ता विच्छेद भी 14वें गुणस्थान में। उपघात, उपघात का बंध विच्छेद 8वें गुणस्थान में, उदय विच्छेद 13वें गुणस्थान में और सत्ता विच्छेद है 14 के द्विचरम समय में। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित गुण स्थानों में उस कर्म के बंध विच्छेद, उदय विच्छेद और सत्ता विच्छेद होने वाली प्रकृतियों की संख्या बताइए। देखिए हमने ऊपर बंध विच्छेद, उदय विच्छेद, सत्ता विच्छेद पूछा था। अब इन गुण स्थानों में बंध विच्छेद होने वाली प्रकृतियां कितनी हैं, उदय विच्छेद होने वाली प्रकृतियां कितनी है और सत्ता विच्छेद होने वाली प्रकृतियां कितनी है, ये आपको आंसर देना है। तो पहले गुण स्थान में नाम कर्म की बंध विच्छेद प्रकृति, तो वो होती है 13। 3 प्रकृतियां 16 में से ऐसी होती है जो नाम कर्म की नहीं होती है। एक होती है नरक आयु जो नाम कर्म की नहीं है, एक होता है मिथ्यात्व मोहिनी जो नाम कर्म का नहीं है, और एक होता है हमारा नपुंसक वेद जो नाम कर्म का नहीं है। इसके अलावा जो 16 में से 13 प्रकृतियां होती है वो सारी हमारी नाम कर्म की होती है। उदय विच्छेद, अब पहले गुण स्थान में नाम कर्म की उदय विच्छेद योगी प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, तो वो 4 हैं, सूक्ष्म और आतप। सत्ता विच्छेद, पहले गुण स्थान में नाम कर्म की किसी भी प्रकृति का सत्ता विच्छेद नहीं होता। 8वां गुण स्थान, 8वें गुण स्थान में दर्शनावर्णी कर्म की कितनी प्रकृतियों का बंध विच्छेद होता है, तो 2, निद्रा द्वि। उदय विच्छेद कितनी प्रकृतियों का होता है, तो 1 का भी नहीं होता है, और सत्ता विच्छेद भी किसी भी प्रकृति का नहीं होता है। 10वें गुण स्थान में गोत्र कर्म की कितनी प्रकृतियों का बंध विच्छेद होता है, तो 1 उच्च गोत्र का बंध विच्छेद होता है। उदय विच्छेद किसी भी प्रकृति का नहीं और सत्ता विच्छेद भी किसी भी प्रकृति का नहीं। 9वें गुण स्थान में मौनी कर्म की कितनी प्रकृतियों का बंध विच्छेद होता है, तो 5, संजुलन चौक और पुरुष वेद। उदय विच्छेद कितने का होता है, तो 6, 3 वेद और 3 कषाय, संजुलन कषाय। और सत्ता विच्छेद कितनी प्रकृतियों का होता है, तो 9वें गुण स्थान में मौनी कर्म की 20 प्रकृतियों का सत्ता विच्छेद होता है। कितनी प्रकृतियों का होता है, तो 20 प्रकृतियों का। सिर्फ संचलन लोप हमारा 10वें तक जाता है, बाकी सबका सत्ता विच्छेद शपक श्रेणी वाले जीव के यहीं पर हो जाता है। उदय विच्छेद कितना बताया आंटी? उदय विच्छेद 6, 3 वेद और 3 कषाय। 3 वेद मतलब स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, और कषाय हो गए हमारा संचलन, क्रोध, मान और माया। 14वें गुण स्थान में वेदनी कर्म की कितनी प्रकृतियों का बंध विच्छेद होता है, तो किसी का भी नहीं होता है। उदय विच्छेद 1 प्रकृति का होता है, नहीं मिच्छा व्याकरण। वेदनी कर्म की अगर समुच्चय की अपेक्षा लेंगे तो उदय विच्छेद भी 2 प्रकृतियों का होगा और सत्ता विच्छेद भी 2 प्रकृतियों का होगा। तो 14वें गुण स्थान में मौनी कर्म की, वेदनी कर्म की 2 प्रकृतियों का उदय विच्छेद और 2 ही प्रकृतियों का सत्ता विच्छेद। अब प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार सादी अनादि प्ररूपणा को बताइए। उदय की अपेक्षा केवल ज्ञानावर्णी कर्म की, तो केवल ज्ञानावर्णी कर्म की कभी भी सादी नहीं होती है, क्योंकि केवल ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होता है 12वें गुण स्थान तक, और 12वें गुण स्थान से कोई भी जीव नीचे नहीं आता है, तो सादी पे रोंग आ जाएगा। अनादि, अनादिकाल से ये केवल ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। ध्रुव, अभवी जीवों की अपेक्षा ये हमेशा रहेगा, और अध्रुव, भवी जीव कभी न कभी इसका खत्म, मतलब इसका उदय खत्म हो जाएगा। तो इसमें 3 अनादि, ध्रुव और अध्रुव राइट होंगे और सादी रॉन्ग होगा। बंध की अपेक्षा आतप नाम कर्म की, तो बंध की अपेक्षा आतप नाम कर्म की सादी होती है,
अनादि पर रोंग आ जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि किसी हर जीव को अनादि काल से आतप का बंध हो, और जो चीज अनादि नहीं है वो ध्रुव भी नहीं रहेगी, और जब इसका बंध रुक जाएगा तो ये अध्रुव हो जाएगा। तो इसमें पहला सादी और चौथा अध्रुव ये राइट हो जाएंगे। सत्ता की अपेक्षा उच्च गोत्र कर्म की, सत्ता की अपेक्षा उच्च गोत्र कर्म की सादी होती है, अनादि नहीं है, ध्रुव नहीं है और अध्रुव नहीं है। ये क्लियर है कि उच्च गोत्र कर्म की सत्ता की अपेक्षा सादी कैसे हो गई? उत्पलना जी उत्पलना करके आया, जैसा पहले हाँ, उत्पलना हो गई थी। हाँ, ये एकदम क्लियर रहता है कि ये जीव हमेशा नीच गोत्र की सत्ता रखता है और उच्च गोत्र की उद्वलना करता है, क्योंकि जीव को तेयुकाई में वायुकाई में जाना कंपलसरी है। वहां पर उसका जो पल्लिवम का असंख्यातवा भाग बीत गया, उसके बाद उच्च गोत्र की उद्वलना हो जाएगी, और जब उसकी उच्च गोत्र का वापस किसी पृथ्वी का अपकाय या मनुष्य आदि में गया, वो जीव 3 इंच में गया और बांधा, तो वापस से उच्च गोत्र की शादी हो जाएगी। तो इसकी अपेक्षा सादी और अध्रुव बंधी होंगे। उदय की अपेक्षा मिथ्यात्व वेदनी कर्म की सादी है, अनादि है, ध्रुव है और अध्रुव है। कोई जीव अगर पहले गुण स्थान से बाहर हो गया और वापस पहले गुण स्थान में आ रहा है तो उसके उदय की शादी हो जाएगी मिथ्यात्व की। जो अभवी जीव है, पहले गुण स्थान से कभी बाहर नहीं निकले, ये अनादिकाल से मिथ्यात्व का उदय है, और ध्रुव मतलब अनादिकाल तक मिथ्यात्व का उदय रहेगा हमेशा। और जो भवी जीव है वो उसको खत्म करेंगे, उसका अध्रुव हो जाएगा। बंध की अपेक्षा मिथ्यात्व वेदनी कर्म की, बंध की अपेक्षा मिथ्यात्व वेदनी कर्म की सादी भी है, अनादि भी है, ध्रुव भी है और अध्रुव भी है। शादी कैसे हुई कि कोई जीव वापस तीसरे या दूसरे गुण स्थान में है और वो पहले में आ रहा है, तो उसका बंध प्रारंभ होगा पहले गुण स्थान में आते से। जो पहले गुण स्थान में ही रहने वाले हैं उनके अनादिकाल से मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, और अनादिकाल तक मतलब हमेशा उनके मिथ्यात्व का बंध होता रहेगा। और जो भवी जीव है ये इसके बंध को रोक देंगे तो वो अध्रुव हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 9वां का 14 का सत्ता विच्छेद क्या बताए? प्रश्न नंबर 9वें का चौथे का सत्ता विच्छेद 20 प्रकृतियों का सत्ता विच्छेद होता है सर। 9वें गुण स्थान में 20 प्रकृतियों का सत्ता विच्छेद है। देखिए, अनंतानुबंधी चौक और दर्शन क्रिक का तो श्रेणी से पहले ही सत्ता विच्छेद हो जाता है, या उसका सत्ता विच्छेद या 9वें गुण स्थान में कभी भी नहीं होगा। और जो हमारा लोभ है, संजुलन लोभ, उसका सत्ता विच्छेद होता है हमारा 10वें गुण स्थान में। तो 7 और 1 8 प्रकृतियों को छोड़ दीजिए, बाकी सारी 20 प्रकृतियों का सत्ता विच्छेद किसी भी जीव के 90वें गुण स्थान में शपथ श्रेणी आरोहण करते वक्त। क्लियर है सर? इसमें पहले गुण स्थान में जो नामकरण की सत्ता है, तो वो उद्वलना जो हुई है उनको सत्ता विच्छेद नहीं बोलेंगे ना? हाँ, उद्वलना को विच्छेद नहीं कह सकते ना। पहले गुण स्थान में अगर सत्ता विच्छेद, क्योंकि अभी हम आप अगर सत्ता पढ़ेंगे तो सत्ता विच्छेद किसी का भी आपने लिखा नहीं है। यानी सत्ता विच्छेद नहीं लिखा है, वहां सत्ता नहीं है लेकिन वो उद्वलना हो हाँ गई है, इसलिए सत्ता नहीं है लेकिन विच्छेद नहीं बोलेंगे, जी जी ऐसे जी। समझ। हाँ, प्रश्न नंबर 11, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्क्रीन शेयर अलग से वापस प्रश्न नंबर 11 शेयर कर दीजिए आप अनु जी। एकता जी देख रहे हैं, होस्ट जो है ना वो देख रहे हैं क्वेश्चन अच्छा, पेपर, मेरे से नहीं हो रहा है। ओके ओके, एकता जी प्लीज आप। प्रश्न नंबर 11 का पहला है, ऐसी ध्रुव सताका प्रकृतियों के नाम बताइए जिनका क्षय होने के पश्चात न सत्ता हो सकती है। मतलब वो ध्रुव सताका भी है और उनका
अगर एक बार सत्ता चली जाती है, क्षय हो जाता है, तो पुनः सत्ता आ जाती है। तो ऐसी प्रकृति है अनंतानुबंधी चतुष्ट। दूसरा है कितनी प्रकृतियों का बंध विच्छेद एवं उदय विच्छेद एक ही गुण स्थान में होता है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो बंध विच्छेद और उदय विच्छेद अगर एक ही गुण स्थान में करना है तो वो होती है 26 प्रकृतियां। जो हम सम्मक व्यवच्छिन्न मान बोलते हैं वो ही हमारी बंध विच्छेद और उदय विच्छेद एक गुण स्थान में होने वाली 21 प्रकृतियां होती है मौनी कर्म की और 5 प्रकृतियां होती है नाम कर्म की। ऐसा कौन सा संयम है जो केवल एक गुण स्थान में ही होता है? उसका नाम, गति, आगति एवं जगन्य उत्कृष्ट स्थिति बताइए। तो सूक्ष्म संप्राय संयम ये सिर्फ 10वें गुण स्थान में ही होता है। अब 10वें गुण स्थान की आगति क्या होती है? तो 9वें गुण स्थान से जीव 10वें में आ सकता है और 11वें गुण स्थान से जीव 10वें में आ सकता है। और इसकी गति क्या होगी? तो 9वें गुण स्थान वाला जीव 10वें में जा सकता है, मतलब 10वें गुण स्थान से जीव 9वें में जा सकता है, 11वें में जा सकता है, 12वें में जा सकता है और काल कर जाए तो 4थे में जा सकता है। और इसका जगन्य स्थिति होती है 10वें गुण स्थान की एक समय की, यह सूक्ष्म संप्राय चारित्र की संयम की स्थिति जगन्य एक समय की, और उत्कृष्ट होती है इसकी अंतर्मुख। प्रश्न नंबर 4, 5वें एवं 13वें गुण स्थान का उत्कृष्ट काल कितना होता है? दोनों में से कौन सा छोटा एवं कौन सा बड़ा है? कारण सहित बताइए। देखिए 5वें गुण स्थान और 13वें गुण स्थान दोनों का काल होता है देशों करोड़ पूर्व। अब देशों में हमने 5वें गुण स्थान में अगर किसी मनुष्य को श्रावक बनना है और किसी मनुष्य को 13वें गुण स्थान में जाना है तो श्रावक बनने के लिए 8 माह 7 वर्ष कम से कम वय होना आवश्यक है। और वैसे ही श्रेणी चढ़ना है 13वें गुण स्थान में जाना है तो भी 8 वर्ष 7 माह का समय होता है। लेकिन 5वें गुण स्थान में जीव पहुंच गया, अब 13वें गुण स्थान में पहुंचने के लिए उसको श्रेणी आरोहण करना है, 7वें गुण स्थान में जाना है, फिर 8, 9, 10, 12 और उसके बाद जीव 13वें में आएगा। तो इन सबका जो अंतर मुहूर्त होता है वो हमारा देशों करोड़ पूर्व में से कम हो जाएगा। तो 5वें गुण स्थान का देशों करोड़ पूर्व बड़ा है और 13वें गुण स्थान का देशों करोड़ पूर्व का काल छोटा है। ये क्लियर है सा सबको? एक बार फिर से बताइए। की अपेक्षा से भी ले सकते हैं ना, 5वें गुण स्थान की स्थिति बड़ी है करके। क्या ले सकते हैं? तिर्यंश की अपेक्षा। अंतर मुहूर्त में वो श्रावक बन गया तो 1 करोड़ पूर्व में सिर्फ अंतर मुहूर्त ही कम हुआ। ठीक है, हाँ, उस अपेक्षा भी आप लिखेंगे तो भी राइट है, क्योंकि 5वें गुण स्थान का काल बड़ा रहेगा और 13वें गुण स्थान का काल छोटा हो जाएगा, क्योंकि 13वें गुण स्थान को 8 वर्ष 7 माह के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं और तिर्यंश श्रावक है तो वो अंतर मुहूर्त में प्राप्त कर लेगा। अब प्रश्न नंबर 5, समकित की परिभाषा बताइए, यह कितने प्रकार का होता है? तो सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, जीव और अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप पर संपूर्ण रूप से श्रद्धा होना, ये होता है सम्यकत्व। अब ये कितने प्रकार का होता है? तो समकित 4 प्रकार का होता है, जो हमको पता है आप सभी को, उपशम, क्षयोपशम, सास्वादन और शायी। जी हाँ, एक बार वापस एकता जी इन सबको म्यूट कर दीजिए आप। अब हमारा अगला प्रश्न है उदीर्णकरण की परिभाषा लिखिए। तो उदयावली का बहिर्भूत कर्म प्रदेशों को प्रयत्न विशेष से उदय समय में लाना उदीर्णा कहलाता है। उदीर्णकरण मतलब प्रयत्न विशेष से उदयावली का बहिर्भूत कर्म प्रदेशों को उदय समय में डालना। ऐसी कितनी प्रकृतियां हैं जिनका उदय विच्छेद और सत्ता विच्छेद एक ही गुण स्थान में होता है?
तो ऐसी 35 प्रकृतियां हैं जिनका उदय विच्छेद और सत्ता विच्छेद एक ही गुण स्थान में होता है। नाम लिखना चाहे तो नाम लिख सकते हैं आप लोग। ज्ञानावर्ण की 5, ज्ञानावर्ण की 5 का उदय विच्छेद सत्ता विच्छेद 12वें गुण स्थान में। दर्शनावर्ण 4 और अंतराय 5, ये 14 प्रकृतियां जो कि हमारी 12वें गुण स्थान के अंतिम समय पे इनका उदय विच्छेद भी है और सत्ता विच्छेद दोनों एक ही गुण स्थान में है। फिर आगे हम चले, सात वेदनी असात वेदनी, दोनों का उदय विच्छेद और सत्ता विच्छेद 14वें गुण स्थान में। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, तीनों वेद का उदय विच्छेद और सत्ता विच्छेद होता है 9वें गुण स्थान में। संजुलन, क्रोध, मान, माया और लोभ, इनका चारों का उदय विच्छेद, 3 का संजुलन, क्रोध, मान, माया का उदय विच्छेद सत्ता विच्छेद 9वें में और लोभ का उदय विच्छेद और सत्ता विच्छेद 10वें में। त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदि, यश कीर्ति। मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, तीर्थंकर, उच्च गोत्र और मनुष्य आयु, इन सब का उदय विच्छेद और सत्ता विच्छेद होता है 14वें गुण स्थान में। और एक होता है समकित वेदनी, समकित वेदनी का उदय विच्छेद 4 से 7 कहीं पर भी हो और जहां पर इसका उदय विच्छेद होगा वहीं पर इसका सत्ता विच्छेद भी हो जाएगा। तो टोटल हमारी 35 प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका उदय विच्छेद और सत्ता विच्छेद एक ही गुण स्थान में होता है। अब प्रश्न नंबर 12, एक भाव की अपेक्षा यह क्रम घटित हो सकता है, हाँ या नहीं, कारण सही बताइए। तो पहला बॉक्स है हमारा चौथा गुण स्थान, फिर दूसरे इसी भाव में जीव छठे गुण स्थान में गया, फिर पहले गुण स्थान में आया, फिर चौथे गुण स्थान में गया और फिर दूसरे गुण स्थान में आया। क्या ये संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई संभव है। जी नहीं, ये संभव नहीं है। क्योंकि छठा गुण स्थान आना मतलब क्या हो गया कि जीव मनुष्य है। अब मान लीजिए कि चौथे गुण स्थान वाला जीव मनुष्य था, वो छठे में गया, छठे से वापस वो गिर करके पहले में आ गया, पहले से अब वो वापस चौथे में आ गया। तो जब वो पहले से चौथे में आया तो वो पक्का क्षयोक्षम समकित ही है, और क्षयोक्षम समकित से कोई भी जीव दूसरे गुण स्थान में नहीं जा सकता है, इसलिए ये क्रम से घटित नहीं हो सकता है। दूसरा है अनेक भावों की अपेक्षा यह क्रमानुसार घटित हो सकता है, हाँ या नहीं, कारण सहित बताना है। अब इसमें एक भाव की बात नहीं करी है, इसमें अनेक भावों की बात करी है। तो मान लीजिए कि कोई 11वें गुण स्थान में था, फिर वो 11वें से काल कर करके चौथे गुण स्थान में आ गया। अब चौथे गुण स्थान से वो जीव जब नीचे आया तो पहले गुण स्थान में आ सकता है अनेक भावों में, और पहले से वापस वो 7वें गुण स्थान में जा सकता है। तो ये संभव हो सकता है। अब तीसरा है अनेक भावों की अपेक्षा 28 प्रकृति की सत्ता वाला मनुष्य, उसने A4 की उद्वलना करी, 24 प्रकृति की सत्ता वाला मनुष्य बना। उसके बाद मिथ्यात्व वेदनी का क्षय करके 23 प्रकृति की सत्ता वाला मनुष्य बना। अब उसके बाद 22 प्रकृति की सत्ता वाला तिर्यंश। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य में ही उसको 22 प्रकृति की सत्ता आएगी, उसके बाद वो जीव 22 प्रकृति की सत्ता लेके तिर्यंश, नरक, देव या मनुष्य में जा सकता है। तो यहाँ 23 से 22 वाला जो बॉक्स है वो संभव नहीं हो सकता है, इसलिए ये घटित नहीं होगा। फिर चौथा है एक भोग की अपेक्षा क्या ऐसा हो सकता है। अब इसमें वापस एक भोग की बात कर रहे हैं। कोई
मनुष्य कोई जीव के बंध योगी 77 प्रकृतियां हैं। इसका मतलब क्या है कि वो सारी की सारी प्रकृतियों का बंध कर रहा है, वो जिन नाम का भी बंध कर रहा है। अब तराणु की सत्ता वाला जीव 5वें गुण स्थान में है। अब उसको सत्ता है तराणु की, तो वो 5वें गुण स्थान में गया। फिर मोहनी कर्म की 21 प्रकृति की सत्ता, तो ये भी पॉसिबल है कि जो तीर्थंकर की सत्ता वाला जीव है वो उस भाव में क्षयिक संकेत प्राप्त कर ले। और उसके बाद अगले ही स्टेप बताया शपथ श्रेणी। तो जिस भाव में किसी जीव ने तीर्थंकर की सत्ता को बांधा है और 5वें गुण स्थान को स्पर्श किया है, उस भाव में नियम और शपथ श्रेणी का आरोहण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको ये तीर्थंकर का उदय होना होता है। तो उसको काल करके या तो नरक या देव में जाएगा और वापस पुनः मनुष्य बन के फिर वो श्रेणी का आरोहण करेगा। तो ये संभव नहीं है। अब प्रश्न इसका 12वें का 5वां, क्रमानुसार घटित हो सकता है या नहीं, मतलब ये क्रम से घटित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इसमें हमने एक भाव अनेक भाव कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये पूछा है कि ये क्रम से घटित होगा या नहीं होगा। तो अनंतानुबंधी चौकी सत्ता की नियमा वाला गुण स्थान, तो वो होता है पहला और दूसरा। फिर मनुष्य आयु की नियमा वाला गुण स्थान, तो वो हो सकता है 6 से लेकर के 14 तक। तो कोई जीव पहले गुण स्थान में है तो वो पक्का छठे में जा सकता है वहां से क्रम से। फिर अगला है संकित वेदनी की नियमा उदय वाला गुण स्थान। तो सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की नियमा उदय कौन से गुण स्थान में होती है, तो तीसरे में। तो वो जीव छठे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में जा सकता है। तो ये बॉक्स क्रमानुसार घटित हो जाएंगे, तो ये संभव है। अब प्रश्न नंबर 13वां में हमारा सबसे पहले है 7 वेदनी और इधर बॉक्स लिखा हुआ है 13वां गुण स्थान। तो 13वें गुण स्थान में 7 वेदनी का क्या होता है, तो आपको इस ब्लैंक में भरना है बंध विच्छेद। फिर हमारा पहला गुण स्थान और स्थावर, तो पहले गुण स्थान में स्थावर का क्या होता है, तो यहाँ पे भी बंध विच्छेद आएगा। फिर हमारा अगला बॉक्स है कि आरक उदय विच्छेद, तो ये गुण स्थान कौन सा होता है, तो ये होता है 7वां गुण स्थान। इस 7वें गुण स्थान में आरक का उदय विच्छेद हो गया। फिर 10वां गुण स्थान सत्ता विच्छेद प्लस उदय विच्छेद, इसका होगा तो संचलन लोभ का। 10वें गुण स्थान में उदय विच्छेद और सत्ता विच्छेद होता है संचलन लोभ का। फिर अगला बॉक्स है हमारा उदय विच्छेद और निद्रा द्वीप दिया हुआ है हमने। तो निद्रा द्वीप का उदय विच्छेद कहाँ पे होता है, तो शपथ श्रेणी वाला है तो 7वें में, और अगर समुच्चय की अपेक्षा लेंगे तो 11वां गुण स्थान। फिर हमारा आया छठा गुण स्थान और स्त्यान गर्दी त्रि, तो बीच में आ जाएगा छठे गुण स्थान में स्त्यान गर्दी का क्या होता है, उदय विच्छेद। पीछे के प्रश्न तो आप लोगों ने कृपा कराए ही होंगे कि आत्मावलोकन परीक्षा की पद्धति कैसी लग रही है या कोई सुधार की आवश्यकता है। अगर आप कोई सुधार कृपा कराएंगे तो हम लोगों का बड़ा अच्छा रहेगा। आप सब पेपर बहुत अच्छा था, लेकिन वापस बताइए ना। हेलो आंटी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रश्न नंबर 2 का एक बार वापस बताइए, मैं थोड़ा सा लेट हो गया मेरा आज, सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न नंबर 2 का कौन सा चाहिए आपको? पूरा चाहिए मेरे को। ठीक है, तो आप नंबर में सिर्फ इनका क्रम बता रही हूँ, आप लिख लीजिए, देन चेक कर लीजिएगा। जी हाँ। सी डी, एक मिनट वापस बोलिए था, एक मिनट वापस बोलिए। पहले का है सी, सी के बाद डी, एफ, एच,
जी जी आई आई ई ई ए ए के बाद ए के ए एबीसीडी वाला ए, ए फिर जे जे और जे के बाद बी। जे के बाद भी आंटी जी इसमें जो फर्स्ट वाला है ना उसके फर्स्ट टू आंसर्स, तो ये आंसर बता दीजिए फर्स्ट वाले के। फर्स्ट वाला ये प्रश्न नंबर 2 का ही पूछ रहे हैं आप? फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन था ना जो अपना स्टार्टिंग वाला, उसके फर्स्ट 3 आंसर्स। हाँ, पहले का आंसर सी है। इसके 2 गुणस्थान का स्पर्श तीर्थंकर की सत्ता वाला जीव नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर सी आएगा। एक बार पहले का भी वापस बताएंगे। मैं पहले जो हमारा पहले क्वेश्चन का पहला वाला प्रश्न है कि तीर्थंकर की सत्ता वाला जीव कितने गुण स्थान का स्पर्श नहीं कर सकता है, इसका आंसर है सी। 2 हाँ। गुण स्थान ऐसे हैं जिनका स्पर्श नहीं कर सकता है, तीसरा जी। और दूसरा। जी एक बार लाइन इसका भी बता दीजिए, नंबर केवल। ओके, सी ए हाँ डी जी डी जी सी, फिर ए बी सी 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 एंड बी। ठीक है, एक बार रिपीट करिए ना, थोड़ा सा क्लोज सुनाई नहीं दिया। चलिए ठीक है, एक बार और बोल देती हूँ मैं। सी सी ए ए डी 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 जी, जी फिर ए ए बी बी सी 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 एंड बी। क्या क्या बोले? बी बी वाला 10वें नहीं, का बी। 9वें का क्या बोले आप? सी 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 जी 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 जी, ठीक है भैया। ओके, और किसी को कोई धन्यवाद। डाउट तो नहीं है पेपर में? आंटी फिफ्थ का फर्स्ट एंड सेकंड का क्या है? फिफ्थ का फर्स्ट एंड सेकंड 89 एंड 58। 89 एंड 58। ये 13वें गुण स्थान में जो ये दिया 13वां प्रश्न है ना, उसमें जो यहाँ 13वां दिया है ना, प्रश्न तो जी इसमें जैसे समझ नहीं आया। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, पहले 13 गुण स्थान, फिर 1 गुण स्थान, ऐसे फिर इसको इधर दिया हुआ है, देखिए, इसको इधर दिया हुआ इसमें है। इसमें ऐसा देखिएगा आप साथ- कि हमको ये जो पहला बॉक्स था ना हमारा, इसमें हमको गुण स्थान ही लिखने थे। और जो मतलब जो प्रकृति लिखी है ना, जैसे हमने क्या लिखा है कि 13वां गुण स्थान है, और सबसे जो बाहर वाला बॉक्स था उसमें 7 वेदनी। तो 13वें गुण स्थान में 7 वेदनी का क्या होता है? तो सिर्फ वहां पे बंद विच्छेद होता है, ना तो उसका सत्ता विच्छेद है, ना उदय विच्छेद है। तो आपको तो बीच अगर वाले ऐसा कॉलम लिखते कि में 13वां गुण, खाली जी ऐसा लिख दें 7 वेदनी है 13वां गुण स्थान, बस। मतलब 7 वेदनी है कि नीचे ही 7 वेदनी लिख के 13वां गुण स्थान लिख दिया, नहीं, फिर हमने 13वां तो सात वेद नहीं 13वां गुण स्थान ऐसे लिख दिया कि दोनों का विच्छेद यहीं पर हो रहा। उदय विच्छेद और का तो कुछ समझ नहीं आया। फिर स्थावर है, उसके बाद फिर लिख दिया कि स्थावर है, तो पहले स्थावर और सूक्ष्म शरीर पहले गुण स्थान में लिख दिया हमने। तो देखिए, स्थानाधिक स्थावर लिख जो दिया, है पहला गुण स्थान लिख उसका दिया। बंद विच्छेद ही पहले गुण स्थान में होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो खाली वाला प्लेस है वहां पे बंद विच्छेद आ जाएगा। तो विच्छेद तो कुछ लिखा ही सबसे नहीं, स्थानाधिक लिख दिया। पहला गुण स्थान है तो उसमें वो रहता है, 13वें गुण स्थान में 7 में भी रहता है। और इसमें जैसे उदय विच्छेद है, उसमें आहारक में
उदय विच्छेद गलती हो गई हमको भी। हाँ देखिए, इसमें ना ऐसा समझना था आपको, जो ये सबसे लास्ट वाला राउंड है ना, वहाँ हमको के नाम है। बीच वाला जो राउंड है उसके अंदर हमको बंद विच्छेद, उदय विच्छेद, सत्ता विच्छेद में से जो आता है वो लिखना है। और जो अंदर सबसे अंदर वाला राउंड है जिसमें गुण स्थान लिखे हैं, तो अगर वो जगह खाली है तो वहाँ गुण स्थान लिखने थे। आप ऐसा मैच करके लिखेंगे तो वो एकदम क्लियर आपका आंसर आ जाएगा। कि सबसे आउटर वाली लाइन पे आपको प्रकृति का नाम लिखना है। जो हमारी सेकंड वाला राउंड है उस पे आपको बंद, उदय और सत्ता में से जो आ रहा है वो लिखना है। और जो सबसे अंदर वाला है उसके अंदर हमको गुण स्थान लिखना है। अंदर तो गुण स्थान ही लिखा हुआ है, और बाहर में स्थानार्धित तो स्थानार्धित का लिख दिया दूसरे में, छठा मतलब गुण स्थान स्थानार्धित वहीं तक रहता है ना, उसके बाद स्थानार्धित लिखकर छठे गुण स्थान में क्या होता है, तो बंद विच्छेद तो दूसरे में है लेकिन हमने छठा लिखा हुआ है, तो स्थानार्धित का उदय विच्छेद होता है छठे में। तो आपको बीच वाले बॉक्स में उदय विच्छेद लिखना है। बीच में तो कुछ लिखा नहीं, सीधा ऐसे लिख दिया ना कि तीसरे का मतलब दूसरा, ये छठा गुण स्थान और दो लिख दिया। थोड़ा सा एक बार वापस भाव रखते हैं हम। एक एग्जाम के पहले कभी कोई ऐसी क्वेश्चन होते हैं तो वो उसका बताने का कि कैसे उसको फिल करना रहेगा। पेपर भेजिएगा ना आंटी। हाँ भेजने का भाव है, पेपर भी, और अगर होगा तो आंसर्स भी एक बार भेजने का भाव रखते हैं हम। जो हम पढ़ते हैं ना उससे क्वेश्चन पेपर एकदम डिफरेंट आ जाता है, तो वहाँ पे तो एकदम समझ ही नहीं आता है क्या करें। देरी भी पेपर तो समझ में भी थोड़ा कम ही आता है, देरी भी वो थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि जो नए लोग हैं उनके लिए, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो आराम से समझ में आ जाता है। थोड़ी सी भाषा सरल हो जाए तो भाव रखते हैं हम, अगर इसका थोड़ा सा और सिंपल करके और पेपर। और जो अभी सारी बुक्स देंगे ना आंटी आप, तो उनको पहले पढ़ा दीजिएगा कि आप कैसा पेपर बनाएंगे। बहुत अभी एक बुक में ही घर परेशान हो जाते हैं, 5 बुक्स आएंगी तो पता नहीं क्या होगा। नहीं भाव रखते हैं ना, मतलब भाषा ऐसी रहेगी तो आपको आराम से समझ में आ जाए, पूरा भाव है। और अगर कभी अनुकूलता रही तो एक सैंपल पेपर भी हम देने का भाव रखते हैं आप लोगों को। सैंपल पेपर दे देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। प्रीति जी एक में 4-5 दे दीजिए आप, तो हम सोल्व करते रहेंगे बैठ के, हमारा दिमाग की सारी कॉन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे। प्रश्न 8 मेरा एक डाउट है, प्रश्न 8 में उद्योग का सत्ता विच्छेद का क्या बोले थे? हाँ देखिए, उद्योग का सत्ता विच्छेद 2 अपेक्षा आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आपने 11वां गुण स्थान लिखा तो भी ठीक है, क्योंकि 11वें गुण स्थान तक उपशम की अपेक्षा सत्ता है उद्योग की। और अगर आपने 9वें गुण स्थान का लिखा है शपथ की अपेक्षा, तो भी आपका राइट है। तो वो दोनों अपेक्षा से आपके आंसर राइट होंगे। अगर 9वां गुण स्थान शपथ श्रेणी की अपेक्षा लिखते हैं तो उद्योग का सत्ता विच्छेद हो जाएगा, या फिर 11वें गुण स्थान में आप लिखते हैं तो उपशम की अपेक्षा 11वें तक रहेगा। तो कहने मेरा आपने जो ये बोला यही पर मुझे डाउट था, शपथ श्रेणी की अपेक्षा से वो सही, मतलब वही मैंने सोचा। उपशम श्रेणी में सत्ता विच्छेद कैसे कहेंगे? सत्ता विच्छेद थोड़ी होता है वहां पे। हाँ एकदम बरोबर है। इसीलिए पर क्या होता है कि अभी सब नए पढ़ते हैं, और नॉर्मल क्या होता है कि उद्योग की सत्ता कहाँ तक, तो 11वें तक, उसके बाद तो हमारा कुछ है नहीं। तो वो एक अपेक्षा से 11वें में वहां तक सत्ता है तो उसको हमने उस अपेक्षा 11वें तक बोल दिया। नहीं तो अगर सत्ता विच्छेद बोलेंगे तो शपथ की अपेक्षा 9वें गुण स्थान में हो जाएगा। यानी सही मायने में तो 9वें गुण स्थान, सत्ता विच्छेद यानी 9वें गुण स्थान को ही बोलेंगे। तो 9वें गुण स्थान को ही बोलेंगे, बरोबर है। पर ठीक है ना, अब वो अपेक्षा रहती है कि सब नए भाई बहन रहते हैं, तो अगर कोई 11वां भी लिख देता है तो हम उसको एक बार के लिए रॉन्ग नहीं बोलेंगे। नहीं रॉन्ग रहता नहीं, मुझे जानना था बट और कुछ नहीं, क्योंकि सत्ता विच्छेद कहा है ना, 11वीं सत्ता विच्छेद नहीं होती है। 9वें गुण स्थान में ही होगा सत्ता विच्छेद, तो यहाँ तक तो सत्ता रहेगा। हाँ वही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, कृपा करो। जी बोलिए।
को दिखाया है कि तो बहुत जितनी अनुमोदना करें उतनी ही कम है भाई। नहीं नहीं, बस आप अब सबकी थोड़ा बहुत हम लोग को भी आप आप जैसा ज्ञान हो जाए यही पुरुषार्थ चाहते कर हैं। रहे हैं। और अगर आप भी कभी अगर एक क्लास आप भी ले लें बीच बीच में तो सही रहेगा। मैं भाव रखती हूँ, वैसे अनु जी बीच बहुत में अच्छा जैसे आप करवा भी रहे हैं, क्लास लेकिन ले उसके बाद भी मैं अनुज भाव की रखती हूँ। तरफ से मैं करवा बहुत रहे हैं, अनुज बहुत जी का अच्छा करवा रहे बहुत हैं, बहुत अनुमोदना है। गिलास खराब भी नहीं है आज से। अच्छा करवा अनुज रहे हैं। एकदम अब एक क्लास पहले जैसे आप तो भी ले लें बीच में तो प्रतीक्षा पे है, बहुत पेशेंस है अनुज जी में। जो मतलब भी आप मैं भाव पूछती अच्छा हूँ करवाते हैं। बहुत जवाब अच्छी तरह से जवाब देते हैं। ये अनुश्री 12वां जी बहुत प्रश्न, अच्छे से 12वां करा रहे हैं, प्रश्न मगर और एक और टाइप हम से लोग मिल को कुछ जाएगा प्रश्न हमको दीजिएगा आप। हाँ समझाने का अनुश्री भी तरीका। बहुत अच्छा करवाते उनकी हैं। बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं उनकी भी ठीक है, मैं 12 भाव बहुत रखती बढ़िया करवाते हैं भाई। बस दीदी अभी 12वां नई नंबर की किताब के क्वेश्चन ना लिखता है, जो कुछ क्वेश्चन 23 से भेजिएगा, कुछ 39 का समझ में है नहीं आता ये क्वेश्चन। उसके क्वेश्चन भेजिए ना। हूँ। जी उसके क्वेश्चन भेजिए। अभी जो 23 से ये लास्ट वाली किताब थी ना उसके क्वेश्चन थोड़ा भेजिए ना। क्वेश्चन करने से हम लोग के दिमाग में बैठेगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल करने में बहुत भाव टाइम रखते लग हैं। जाती है। वैसे अनु जी शायद पोल तो चला ही रहे ना अभी, अनु जी आप? हाँ जी। हाँ, उसके अलावा भी मैं भाव रखती हूँ कि अगर कोई छोटा छोटा पेपर अगर बना के बीच में हम लोगों का तैयार होता है तो हम आपको देने का भाव रखते हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहेगा और हाँ, आपको क्वेश्चन चीजें के भी हिसाब से प्रैक्टिस होगा ना तब हम लोग पूरा पकड़ पाएंगे, अच्छी तरह से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल नंबर जो हाँ 12 था, इस बार ये ऐसा वाला भेजिए कुछ क्वेश्चन हम लोग को। जी जी बिल्कुल भाव रखते हम लोग हैं 12 ऐसे वाले इस टाइप समझ में से। नहीं आता ऐसे हमको। ठीक ठीक है, मैं भाव रखती हूँ। दीदी ठीक चौथा है, कैसे हुआ? जिनेंद्र प्रणाम। चौथा का चौथा एक जय मिनट, जिनेंद्र दीदी कौन सा भगवान। प्रश्न पूछ रहे हैं आप? चौथा पर्सन का चौथा। चौथे का चौथा। 8 प्राकृतिक, 7 प्राकृतिक, 4 और 2 प्राकृतिक ना। कैसे हुआ दो? तो 2 का आप ये बताइए ना कि 2 प्राकृतिक का उदय होता है क्या कभी? नहीं। तो चार हम प्रकृति का होता है क्या? उदय होता है ना 8 प्राकृतिक उदय स्थान, 7 प्राकृतिक उदय स्थान और 4 प्राकृतिक उदय स्थान, लेकिन 2 प्राकृतिक उदय स्थान कभी भी नहीं होता है। अच्छा, ये मेरे को ध्यान नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे ये लिखा हुआ क्लियर लिखा हुआ आपकी बुक में। हाँ, ये अगर पहले पढ़े थे, जी जी 12 से 23 वाले में पढ़े थे, भूल गए हम। कोई बात नहीं। एक पर बार ये इसका सॉल्व 5 पेपर पैसा भी ग्रुप में बता डालिएगा दीजिए ना, ना। जो पेपर हाँ, आया ये सॉल्व पेपर भाव है, ग्रुप में डालने का भाव रखते हैं हम। एक आध दिन में ये वाला पेपर आपको पूरा आंसर्स ग्रुप में आ जाएगा। चलिए ठीक है, और कोई तो अब इसमें जिज्ञासा नहीं है, ये पेपर पूरा सॉल्व हो गया। अब आप सब अच्छा पुरुषार्थ कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और भाव रिजल्ट रखते भेजिएगा हैं। आंटी, जल्दी से रिजल्ट जी भेजिएगा। हाँ, भाव रखते हैं बिल्कुल, जैसे अनुकूलता रही बिल्कुल भेजने का भाव रखते अब अगस्त में है पेपर फाइनल, हैं। अगस्त में तो संभावना 9 अगस्त को 9 अगस्त से। 12वें अध्याय से शुरू होगा। नहीं, आप लोगों को देखिए मेन आपका जो कोर्स रहेगा, मेन पोर्शन वो भी भाव रखते हैं हम एक बार पूरा भेजने का, कि 70% जो कोर्स रहेगा वो 24 से 29 और गुणस्थान स्वरूप से रहेगा, और जो 30% कोर्स है आपका वो 1 से लेकर के 23वें अध्याय तक का रहेगा। तो उसको भी हमको पुरानों को छोड़ना नहीं है, इसलिए वो भी आपको कंटिन्यू रिवीजन में रहे, वो भी आपको चीजें ध्यान में रहे। उसका पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं आएगा नए वाले का ज्यादा, लेकिन वो भी आपके कोर्स में रहेगा, मतलब लगभग 30% 1 से लेके 23 तक का आपको आएगा। आंटी 12 से 23 जो फर्स्ट टर्म की बुक थी उसमें से भी मतलब वो 30% में इंक्लूडेड हो जाएगा क्या? नहीं, क्षमा याचना नहीं होगा, ये फर्स्ट टाइम है ना, तो एक बार हाँ मैं भाव रखती हूँ, क्योंकि हमने वो बनाए तो था पर मुझे अभी एक बार उपयोग में नहीं है, तो मैं भाव रखती हूँ कि कौन सा पोर्शन किसका आएगा और कितने नंबर का कौन सा वाला रहेगा, वो मैं भाव रखती हूँ आपको बताने का। जी और संभावना ऐसा है, या तो फिर 30 हमारा 1 से लेके और 11 तक का हो जाएगा, या 20 1 से 11 तक का हो जाएगा,
और जो 80 नंबर है वो हमारा 12 से लेकर के 29 और गुणस्थान स्वरूप का है। भावना पूरी ऐसी कुछ है। जी, एक मेरा बोलना था कि क्लास जैसे होती है ना, एक फिक्स डे होने से क्या थोड़ी हम लोगों को सुविधा होती है, रोज का थोड़ा पॉसिबल हो नहीं पाता है। जी, तो अभी तो रोज नहीं चल रही है ना आपका क्लास? तो रोज ही हो लगभग रही है। रोज से चल रही है आंटी। रोज तो कोर्स क्या ही वापस कोर्स हाँ ज्यादा तो था ना, तो कोर्स का रिवीजन स्टार्ट किया है। 12 अध्याय से कोर्स का रिवीजन स्टार्ट किया है, 12 से 29 तक पूरा। तो रिवीजन के लिए 2 महीने लगभग हैं, तो इसलिए फिर डेली चल रही थी क्लासेस। ठीक है। देखिए, जिनका डेली की अनुकूलता नहीं है तो हमारे सबकी रिकॉर्डिंग में होती है। आप जब भी फ्री रहें आप ऐसा कृपा करा लीजिए, आप अपना अवसर देख लीजिए, और जब अनुकूलता रहे तो आप लाइव इसको अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि एक रिवीजन बहुत जरूरी है और हमारा कोर्स भी थोड़ा ज्यादा है। तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा तो आपको पेपर सोल्व करने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और आपको पक्का भी हो जाएगा। तो अगर आप डेली की अनुकूलता नहीं बैठती है आपकी, तो आप उस समय की जो भी रिकॉर्डिंग है उसको एक बार आपका अवसर देख के देख सकते हैं। ठीक है। और जैसे इसीलिए आपको क्लास लेने के लिए बोल रहे हैं, और कोई कारण नहीं है, वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पर जैसे प्रश्न कैसे आएंगे आप बताते हैं हमको। जैसे 12वां प्रश्न है ना, उसमें जैसे जी सारे ये हैं, तो दूसरा गुण स्थान हो ही सकता है एक भाव की अपेक्षा। तो एक भाव जी की अपेक्षा तो दूसरा गुण स्थान होता ही है ना। तो मैंने तो ये हाँ हो सकता है ऐसे ही लिखा। नहीं नहीं, आप जो तो कह रहे हैं ना एक भाव की अपेक्षा दूसरा गुण स्थान होता है, देखिए क्या होता है, एक बार इसको ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई मनुष्य है और वो एक बार ही प्रथम उपशम संकित प्राप्त कर सकता है एक भाव में, या वो द्वितीय उपशम प्राप्त कर सकता है, इसके अलावा तो करेगा नहीं वो। लेकिन जब कोई जीव पहले गुण स्थान से चौथे में आया है, इसका मतलब उसका कौन सा संकित अभी कोई भी प्रथम उपशम से नहीं आया है, क्योंकि चौथे से छठे में आया, छठे से पहले में गया, और पहले से जब चौथे में आया तो वो क्षयोपशम की अपेक्षा आया है। अब फिर चौथे जब उसको दूसरे में जा तो सकता ही है, चौथे जी, से दूसरे में तो जा ही सकता है। इस भाव में नहीं जा सकता है, क्योंकि मनुष्य की आयु ये होती है भाव में तो जा सकता है, क्योंकि चारों मनुष्य गति के जीव तो जैसे लेकिन इसकी अपेक्षा ये रहेगी कि मनुष्य आयु जो होती है ना वो करोड़ पूर्व की होती है, तो उसके अंदर ऐसा वापस से संभव नहीं है कि वो दूसरा गुण स्थान प्राप्त कर सके। तो इसको तो इस अपेक्षा वो दूसरा में भाव रखती है। इसको एक बार डिटेल कभी अनुकूलता रही तो इसको डिटेल में समझाने का कि कैसे प्राप्त नहीं कर पाएगा वो। पहली बार पढ़ रहे हैं, समझ में कम आ रहा हम लोग को, इसलिए नहीं, आप तो बहुत अच्छा नहीं समझ में भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। इसको। इस तरह पढ़ाने के में क्वेश्चन कोई भेजेंगे तब तो हम लोग उपयोग लगा सकेंगे ना, नहीं तो हम लोग का हम लोग की उपयोग बुद्धि एग्जाम में मेरी आकर लगता बुद्धि नहीं है ना ऐसी है ऐसे। ना। इस टाइप का क्वेश्चन देंगे तब होगा इस तरह ये। के क्वेश्चन और भेजेंगे तब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तब होगा ना दीदी। बिल्कुल बुद्धि बिल्कुल भाव पकड़ रखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को भेजने का भाव रखते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो वो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। पूरा भाव है कि जैसी भी अनुकूलता रही इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को देने। टाइप देंगे प्रीति जी तभी आप भी हफ्ते में बैठेगा एक दिमाग। बार क्लास लिया पेपर करिए। देने से क्या है ना, जी टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो भले ही इसको बीच में छोड़ दें, अगर टाइम पूरा हो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो हम पेपर में एक एक पढ़ते हैं, दिमाग लगाते हैं, फिर उसके बाद नहीं नहीं, हमने बोला था, हमने निवेदन किया था आगे भी, तो जिन लोगों को जैसे जो कोई छोटे हैं या कोई बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उन लोगों के लिए हमने टाइम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने का भाव रखा है। तो आगे से परमिशन संभावना आ गई है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया जाएगा। बाकी जो थोड़ा क्या, हम लोग को तो बेस्ट उन टाइम लोगों लग का जाता है, बहुत जी ज्यादा टाइम लगता है। क्लास अनुसी जी ले रहे हैं एक 3 घंटा का जो पेपर एक 5 घंटा लग फाउंडेशन जाता होती है। है हमको उतना ही करना है, लेकिन कोशिश है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा समय की और बढ़ा करके उसकी अधिकता हो जाएगी। सिलेबस दीदी क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा ना सिलेबस क्या है। मैं पूरा भाव रखती हूँ कि एक सप्ताह में आपका सिलेबस का मैसेज, किसका कितना पोर्शन आएगा
ये सारी चीजें आपको एक बार क्लियरिटी के साथ भेज दी जाएगी। हाँ पूरा ओके भाव है जल्दी से जल्दी ये काम करके और आप लोगों को पहुंचा दिया जाएगा। ठीक साहब, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो, अभी नहीं हुई हो, तो सभी से क्षमा याचना, आप सबकी बहुत बहुत अनुमोदना, आप सबके पुरुषार्थ की अनुमोदना। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच, आपकी अनुमोदना। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।